Hello friend, today we will discuss the CFT crystal field theory in octahedral complexes। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज़ CFT। CFT क्या है, इस मतलब फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके हम पहले देखते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट डिस्कस करते हैं कि CFT व्हाट इज़ CFT। दिस थ्योरी कंसीडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इज़ प्योरली आयोनिक। हम VBT में क्या देखते थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देखते थे कि जो हमारे पास मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो क्या थी, प्योरली हमारे पास कोवलेंट थी। पर इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम देख रहे हैं कि इनकी बॉन्डिंग है, यानी कि पूरी 100% ये जो है आयोनिक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड, जो लिगेंड और मेटल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। द लिगेंड इज़ एन अनायन एंड मेटल इज़ ए कटायन। हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मेटल है वो एज ए पॉजिटिव बिहेव करेगी और जो लिगेंड है वो एज ए नेगेटिव बिहेव करेगा। इसके अंदर एज ए मेटल जो लिगेंड है एज ए अनायन एंड द मेटल एज ए कटायन। अब क्या है, इफ़ द लिगेंड इज़ न्यूट्रल मॉलिक्यूल द नेगेटिव एंड्स ऑफ डाइपोल इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द मेटल एटम। अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो हमारे नेगेटिव डाइपोल है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज मेटल की तरफ अट्रैक्टिव होगा और आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। इट ट्रीट्स द लिगेंड एज इज पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम एज ए लिगेंड को एज ए पॉइंट चार्ज लेते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। The arrangement of ligand around the central metal ion is such a way that repulsion should be minimum। कि हमारे पास क्या होगा कि हम ऐसे उनको अरेंज करेंगे लिगेंड्स को हमारे मेटल के अराउंड कि उनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, क्योंकि एज वे नो अगर हम हमारी रिपल्शन मिनिमम होगी तो एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। When ligand approaches to d ऑर्बिटल्स, जो हमारा लिगेंड है वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स को अगर अप्रोच करते हैं। अब हमारे पास क्या है, लिगेंड ऑर्बिटल अप्रोच टू डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। दो तरह की हमारे पास फोर्सेस आएंगी। अब अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी उतनी ही जो हमारे पास डिक्रीज़ एनर्जी होगी। और अगर हमारे पास जो है रिपल्शन, जितनी रिपल्शन इंक्रीज़ होगी उतनी ही एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी रिपल्शन इंक्रीज़ होगी उतनी ही एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अगर रिपल्शन डिक्रीज़ होगी तो जो हमारे पास एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ होगी। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के अंदर। कौन से होते हैं, नेमली एज DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 एंड DZ2। हमारे पास 5 तरह के जो है ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि उनकी शेप कैसी होगी, शेप और ओरिएंटेशन। हमारे पास शेप सभी की सेम है, डी ऑर्बिटल्स की शेप सभी की सेम है। इसके अंदर हमारे डिफ़र करेगा ओरिएंटेशन, कि इनकी ओरिएंटेशन है जो वो डिफरेंट है। हमारे लिगेंड्स प्रेजेंट है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। हम देखते हैं कैसे इनकी लोब्स प्रेजेंट होंगी। अब हम अगर DXY की बात करें तो इसके अंदर जो लोब्स प्रेजेंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो है बीच में प्रेजेंट होगी। इसी तरह जो YZ है उसके अंदर जो लोब्स हैं वो Y और Z प्लेन के बीच में प्रेजेंट होगी। इसी तरह ZX के अंदर जो है वो जो लोब्स हैं वो हमारे पास क्या होगी, Z और X के जो एक्सिस हैं उनके बीच में प्लेन में लाई करेंगी। अब जो हमारे पास DX2Y2 है उसके हमारे ऊपर बिल्कुल एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी हमारी लोब्स। और DZ2 के अंदर भी हमारे पास लोब है जो ऊपर लाई करेगी Z एक्सिस के, और एक रिंग हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, अब 3 ऑर्बिटल्स DXY, DYZ एंड DZX बिटवीन द एक्सिस हैं। हमने अभी देखा कि ये सभी बिटवीन द एक्सिस हैं तीनों। और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं यानी DXY, X2Y2 एंड DZ2, ये हमारे पास क्या है, ये अलोंग द एक्सिस है।
फॉर एन ऑक्टाहेड्रल, हम अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो मेटल्स के पास कितने होते हैं? 6 लिगेंड्स हमारे पास मेटल के पास होते हैं। व्हेन लिगेंड अप्रोचेस टू मेटल आयन, अगर जब अप्रोच करेगा लिगेंड हमारे मेटल आयन के तरफ डी ऑर्बिटल के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा? लिगेंड डू नॉट इक्वली अफेक्ट ऑल डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। आई रिपीट, लिगेंड डू नॉट इक्वली इफेक्ट ऑल डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस, कि अलग अलग प्लेन में पड़े हैं ये, किस तरह अलग अलग ओरिएंटेशन है इनकी, इसलिए ये डिफरेंट हो गए। इक्वली सभी के साथ लिगेंड का बिहेव इक्वल नहीं होगा, इफ़ेक्ट सबको इक्वली नहीं करेगा। अब हमारे पास मान लीजिए ये कोई भी ऑक्टाहेड्रल हमारे पास लिगेंड्स हैं और हमने मेटल मान ली कोई, ये पॉजिटिव बीच में मेटल है और इसके साथ जो है हमारे पास लिगेंड्स अटैच हुए हैं। ये हमारे पास मेटल्स की लोब है और ये हमारे पास जो लिगेंड्स हैं उनकी लोब्स हैं, तो ये इस तरह अट्रैक्ट करेंगी लोब्स टुवर्ड्स द मेटल। अब इसके अंदर के आगे क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर मोर अफेक्ट करेंगे, और जो डी एक्स वाई डी वाई जेड एक्स है वो लेस अफेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे। देखिए, अगर हम मान लो कोई शेप मानते हैं कि ये हमारी कोई मेटल हो गई, ये उसके लोब्स हो गए, तो इनके अंदर और हमारे जो लिगेंड है, हमने पहले ही देखा है पीछे कि हमारे लोब्स अलोंग द एक्सिस पे पड़े हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर हमारे लोब्स क्या है? प्रेजेंट है। तो ये मान लीजिए ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो इसके अंदर जो लिगेंड है वो तो हमारे डायरेक्टली सीधा इनके अंदर इंटरेक्शन हो रही है, तो इनके अंदर क्या है? रिपल्शन ज़्यादा है, ये ज़्यादा अफेक्ट करेंगे जो हमारे लिगेंड्स हैं मेटल को। और जो हमारे पास जो बीच में पड़े हैं बिटवीन दी एक्सिस, इनके बीच में देखिए रिपल्शन कितनी कम हो गई, लिगेंड और हमारे इस लोब के अंदर, और हमारे जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाले लोब्स हैं उनके अंदर रिपल्शन कम हो गई। अब हमारे पास रिपल्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के अंदर ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतना ही हमारी एनर्जी इंक्रीज़ होगी और उतनी ही स्टेबिलिटी हमारे पास डिक्रीज़ होगी। अब हमारे पास क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड्स के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होगी डी ऑर्बिटल्स की? सबसे पहले हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर हमारे पास 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हम सबसे पहले मानते हैं कि डीजनरेट डी ऑर्बिटल है, यानी कि अभी कोई भी लिगेंड इसके मेटल के पास नहीं है। अब मान लीजिए अगर जब इस पे लिगेंड हम अट्रैक्ट करते हैं, लिगेंड इस अट्रैक्ट किया, लिगेंड अटैक करवाया, इसके बाद हमने ये एवरेज एनर्जी लेवल हो गया, क्योंकि रिपल्शन के कारण कईयों की एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो कईयों की एनर्जी डिक्रीज़ होगी, तो हमने एवरेज मान लिया कि एवरेज हमारा जो एनर्जी लेवल है वो यहीं कहीं लाई करेगा। इसके बाद ये अब हमें पता है कि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर चला जाएगा, और इसकी जो एक्स वाई जेड और जेड एक्स की एनर्जी है वो कम होती है, तो वे नीचे आ जाएंगे। अब इसके बाद ऊपर वाले को हम क्या नाम दे देंगे? Eg, और नीचे वाले को क्या दे देंगे? T2G। अब हमारे पास क्या है? इनको हम ये नाम दे देते हैं। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो ये गैप है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और O मतलब ऑक्टाहेड्रल। और इसके अंदर इसको हम मोस्टली 10 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे 10 DQs पूरे 10 भागों में लगभग डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अब क्या है, हम मान लीजिए कि हमारी 0.6 डी डेल नोट है, जो 0.6 डेल नोट, उतनी एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हुई, और रिपल्शन के कारण माइनस ऑफ, ये पॉजिटिव था और ये माइनस ऑफ 0.4 डेल नोट जो एनर्जी है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो गई। तो अब हमारे पास क्या है, और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि +6 DQ जो हमारे पास इंक्रीज़ हो गई और -4 DQ हमारे पास डिक्रीज़ हो गई।
और ये जो बीच में है ये हमारे पास है बैरी सेंटर। अब देखिए ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और नीचे 3 है, तो नीचे वाले 3 इंटू -4 इक्वल टू -12, ये -12 आ गया, -12 डी क्यू। और ऊपर अगर 2 हैं तो 2 इंटू 6 ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास प्लस जो है 12 आ गया। यानी कि जितना इंक्रीज़ +12 इंक्रीज़ हुआ प्लस -12 डिक्रीज़ हुआ, तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास 0 ही रहेगी। हमारे पास जो एनर्जी है वो यहीं पर लाई करेगी। हमारे पास क्या टोटल एनर्जी जो है, एवरेज एनर्जी है, वो 0 होगी। अब हम देखते हैं कि नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नोट इज़ डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ लिगेंड। ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा इसका सेम नहीं रहता, ये टाइप ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। अब लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं? लिगेंड्स दो टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स कौन से? एक तो वीक फील्ड लिगेंड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये हम देखते हैं कि इसमें जो मान ले कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड मान लेते हैं कि हम अमोनिया NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में हमारे पास स्प्लिटिंग कम होगी। नोट द पॉइंट कि वीक फील्ड लिगेंड के अंदर हमारे पास स्प्लिटिंग कम होगी, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके अंदर हमारे पास स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। और क्या इसके अंदर फिर हमारे पास क्या पता चलता है कि स्प्लिटिंग कम है तो डेल नोट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये सारा हमें स्प्लिटिंग बताता है। तो अगर ये कम है तो डेल नोट की वैल्यू कम होगी। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा है, अगर ज़्यादा हुई तो हमारे पास क्या होगा, डेल नोट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, हाई वैल्यू ऑफ डेल नोट। अब हम क्या बात करते हैं कि ये जो बैरी सेंटर है इसके ऊपर ही एनर्जी टोटल लाई करती है। अब प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेनिंग बाय CFT, कि CFT हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता है। CFT पहले हमें बताता है कि हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसकी स्पिन क्या है, हाई स्पिन है वो या लो स्पिन है। दूसरा हमें ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताता है कि कोई मेटल का बिहेवियर कैसा है, मैग्नेटिक बिहेवियर। तीसरा हमें ये कलर भी बताता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, अगर डेल नोट ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड अप करने में जो एनर्जी लगी, अगर डेल नोट ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर डेल नोट ज़्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, और हमारा कॉम्प्लेक्स वो बनेगा लो स्पिन, हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और अगर हमारे पास डेल नोट की वैल्यू कम है वीक फील्ड के अंदर, हमारे पास डेल नोट लेस देन P होता है, यानी कि P जो है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है, किससे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इसलिए हमारे पास तो आसानी से वो क्या है, ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और पेयरिंग नहीं होगी वीक फील्ड के अंदर। नो पेयरिंग नहीं होती है वीक फील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब हम मान लो मैंने एक ये डायग्राम ड्रॉ किया है कि जैसे मान लो ये हमारे पास एवरेज जो एनर्जी लेवल था डी ऑर्बिटल्स का वो पड़ा है। इसके अंदर dxy dy dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर ये सभी हमारे पास जो है डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के पड़े हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की, और इस साइड हमने मान लिया कि वीक फील्ड लिगेंड है। एग्जांपल के लिए जैसे इसमें हाइड्रोजन है और इसमें हम मान लें अमोनिया है, तो इसके अंदर ये जो डेल नोट की वैल्यू है, इसके अंदर जो ये डेल नोट की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर क्या होती है, जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होती है, और इसके ऊपर वाले को हम नाम डिनोट कर देते हैं Eg से, नीचे वाले को डिनोट कर देते हैं T2G से। और जो इसके अंदर वीक फील्ड के अंदर है, जो ये वीक फील्ड के अंदर है, इसके अंदर कौन से आ गए, dxy dxz एंड dyz। और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर, इसके अंदर T2G के अंदर आ गए ये डी सेम, और Eg के अंदर कौन से आएंगे, ऊपर जो हायर एनर्जी होगी क्योंकि इनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है तो ये ऊपर जाएंगे dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसके अंदर जो है डेल नोट की वैल्यू कम है, इसके अंदर क्या होगी, स्प्लिटिंग कम होगी। तो इसके अंदर पेयरिंग एनर्जी देख लो, पेयरिंग एनर्जी क्या है,
ज़्यादा है क्योंकि डेल नोट कम है। स्प्लिटिंग डेल नोट हमारे पास क्या है, जो है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इसलिए इसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और पेयरिंग नहीं होगी। और इसके अंदर हम अगर माने तो इसके अंदर क्या हो गया, हमारे डेल नोट की वैल्यू ज़्यादा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे। अब हम अगर मान लें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप देख सकते हो इनको कि हमने शुरू वाले जो s ऑर्बिटल्स हैं उसके प्लस जो s वाले थे वो +2 निकल गए, और ऑक्सीडेशन स्टेट हम अगर +2 शो करें तो देखते हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की +3 तो सेम ही होगी। 3 इलेक्ट्रॉन तो तीनों में फील्ड अप सेम ही होंगे। बात आती है 4th इलेक्ट्रॉन पे कि 4th इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी। मान लीजिए हम ये क्रोमियम मानते हैं कि D4 है, तो इसके अंदर हमारे पास पेयरिंग कैसे होगी। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वीक फील्ड, तो ये पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो इसके अंदर ये हमारा 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। और अगर हम देखते हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से पेयर अप हो जाएगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आएगा। उसी तरह अगर हम D5 की बात करें, D6, D7, तो अगर D5 में देखते हैं तो D5 में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसका 5th इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, और इसका 5th इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, फिर इसका 6th इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका 6th इलेक्ट्रॉन है। अब 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहले यहाँ, इसका 6th इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, फिर इसका 7th देखिएगा, 7th इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गया, इसका अब 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर 8th इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, और 8th इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, और फिर 9th और 10th सेम हो जाएंगे। 9th इलेक्ट्रॉन इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ, और 10th इलेक्ट्रॉन इसका भी यहाँ और इसका भी यहाँ। तो इस तरह से हम इनकी फिलिंग करते हैं। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है हाइड्रोजन और एक अमोनिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इनके अंदर हम अगर ऑक्सीडेशन +2 लेकर चलें और D6 के अंदर हम देखें कि इनकी पेयरिंग कैसे होगी। तो अब देखिए, मान लीजिए F6 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे तो हम फिल करते हैं। ये एवरेज हमारे पास एवरेज एनर्जी लेवल हो गया, और हमारे पास ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। अगर हम ये स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी कि हम ये अमोनिया का मान लेते हैं, और हम ये इसको क्या मान लेते हैं, वीक फील्ड, ये वीक फील्ड मान लेते हैं, और ये हमारे पास हाइड्रोजन का हो गया। तो इसके अंदर गैप ज़्यादा है, इसके अंदर जो है गैप कम है। तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड अप होंगे, 1 2 3, इसके अंदर 4th कहाँ जाएगा, 4 5 एंड 6th यहाँ आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है डेल नोट की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेयर अप नहीं होंगे। अब इसके अंदर हम अगर देखते हैं तो इसके अंदर 1st इलेक्ट्रॉन, 2nd, 3rd, अब इसके अंदर पेयरिंग एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें, अगर एनर्जी फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें, डेल नोट की बात करें, तो वो ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होना चाहेंगे। तो ये 4th 5th और 6th। अब इसके अंदर हम देखें तो ये सारे पेयर्ड अप है, तो ये एज ए डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और इसके अंदर ये जो अनपेयर्ड पड़े हैं इसलिए ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि CFT हमें जो बताती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताती है कि कौन सा डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो CFT है वो विजिबल रीजन में होती है। हमें पता है कि जो CFT है वो इस विजिबल जो CFT है वो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है वो विजिबल रीजन में होती है। तो विजिबल रीजन में जब होगी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर टू हायर ऑर्बिटल में जाता है, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी टू अगर हायर एनर्जी टू लोअर में जाता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो रिलीज़ किसकी फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स हमारा क्या करता है, शो कलर्ड, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कलर्ड शो होता है। अब एक बात और, जो हमारे पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होंगे या फुली फील्ड जो हमारे पास
फुली फिल्ड जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि 10 वाले, और या फिर हम मानते हैं कि जिनके पास 0 है वो कलरलेस होंगे, वो कलरलेस होंगे, वो कोई भी कलर शो नहीं करेंगे, कोई कलर शो नहीं करेंगे। ओके, थैंक्स फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।